बच्चे। अमित घर लौटा तो पाया कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा बंद होने को उसने अन्यथा न लिया होता, यदि दूसरे घरों की तरह उसका घर भी रोशनी से भरा होता। अमित होठों ही होठों में बुदबुदाया, मम्मी इतनी देर तक तो कभी नहीं सोती। हमें भी हिदायत देती है कि दिया बत्ती के समय नहीं सोना चाहिए। इस वक्त सोते रहने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है और घर में मनहूसियत भी बरसती है। दूसरों को नसीहत देने वाली मम्मी खुद कैसे इतनी देर तक सोती रह सकती है। अमित ने दरवाजा थपथपाया, माँ को पुकारा, मगर न तो उसकी माँ किरण दरवाजा खोलने आई, न मकान के अंदर किसी प्रकार की हलचल हुई। अनिष्ट की आशंका से अमित को घबराहट हुई। किसी प्रकार दीवार फांदकर वह मकान में दाखिल हुआ। पूरे मकान में अंधेरा था और सभी दरवाजे खुले थे। स्विच ऑन करके उजाला करता हुआ अमित माँ के कमरे में पहुंचा तो उसके मुख से घुटी घुटी चीख निकल गई। बेड पर किरण चित पड़ी थी। उसकी खुली एवं पथराई आंखों से जाहिर था कि वह जीवित नहीं, मुर्दा है। बेड पर खून ही खून फैला था। माँ का मुर्दा चेहरा अधिक देर तक देखने का अमित ने ताव नहीं था, अतः उसने अंदर से बंद मुख्य द्वार खोला और बाहर आकर चीखने लगा। चीखें सुनकर पड़ोसी एकत्र हुए। माजरा जानने के बाद उनमें से किसी ने गृहस्वामी वीरेंद्र वर्मा और इलाकाई पुलिस को फोन कर दिया। सूचना पाते ही थानाध्यक्ष कुडम्बा रविन्द्रनाथ राय दलबल सहित घटनास्थल पर पहुंच गए। राय ने देखा, मृतका किरण की श्वास नली कटी हुई थी। संभवतः यही घाव उसकी मृत्यु का कारण बना था। बेड के पास केबल वायर का एक लंबा टुकड़ा पड़ा था। अनुमान लगाना सहज था कि हत्यारे ने पहले केबल से किरण का गला घोंटने का प्रयास किया होगा। इसमें सफलता मिलती न देख उसने चाकू से किरण की श्वास नलिका काटकर उसका काम तमाम कर दिया होगा। पुलिस ने पहले कमरे फिर पूरे मकान की तलाशी ली, मगर आला कत्ल नहीं मिला। मकान का सारा सामान यथावत था। स्पष्ट था, चोरी या लूटपाट के लिए किरण की हत्या नहीं की गई। हत्यारे का एक सूत्रीय उद्देश्य किरण की हत्या करना थी। हत्या की और फरार हो गया। तहकीकात से पुलिस के संज्ञान में यह बात पहले ही आ गई थी कि जब अमित घर आया तब दरवाजा अंदर से बंद था। वह दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ था, फिर लाइट ऑन करने पर मां की रक्तरंजित लाश देखी थी। पुलिस के सामने प्रश्न यह था कि क्या हत्यारा भी इसी तरह दीवार फांदकर घर में आया और फरार हुआ था। यदि ऐसा था तो जाहिर सी बात थी कि हत्यारा वर्मा परिवार का कोई परिचित था। घर में उसका आना जाना था और वह मकान के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। रविन्द्रनाथ राय मौका मुआयना कर रहे थे, तभी कंट्रोल रूम से सूचना पाकर सीओ गाजीपुर दीपक कुमार, एएसपी ट्रांस गोमती अमित कुमार और तत्कालीन एसएसपी कलानिधि नैथानी मौके पर पहुंच गए। तब तक गृहस्वामी वीरेंद्र वर्मा भी घर पहुंच गए थे। लाश का मुआयना करने के बाद उक्त अधिकारियों ने मृतका के पुत्र अमित से तहकीकात की। घटना के समय तुम कहाँ थे? अपने दोस्त अभय के साथ एसआरएस मॉल में सिनेमा देख रहा था। इसके बाद अमित ने घर पहुंचने, मकान में दाखिल होने और मां की लाश देखने का विस्तार से वर्णन कर दिया। अमित की बात खत्म होते ही दीपक कुमार ने पूछा, सिनेमा के टिकट दिखाओ। सर, वे तो मैंने मॉल से बाहर आते ही फेंक दिए थे। तो हम कैसे माने कि घटना के समय तुम वाकई एसआरएस मॉल में फिल्म देख रहे थे? सर, बताया ना, मैं अभय के साथ था। अभय कौन है? सर, मेरा दोस्त है। तुम दोनों ने पूरी फिल्म देखी? मैंने देखी, अमित ने जवाब दिया। अभय फिल्म बीच में छोड़कर चला गया था। पुलिस अधिकारियों के मस्तक पर बल पड़े। किस लिए? सर, वह ओला कैब चलाता है। अमित ने बताया, उसे बुकिंग मिल गई थी इसलिए फिल्म छोड़कर चला गया। कभी कभी छोटे से बिंदु से बड़े बड़े रहस्य खुल जाया करते। इस विचार के तहत नैथानी ने अमित को निर्देश दिया, फोन करके अभय को बुलाओ। उससे कहो कि वह जहां और जिस हाल में हो आ जाए। अमित अभय को बुलाने के लिए फोन करने लगा। पुलिस अधिकारी सूत्र तलाशने तथा मौके पर की जाने वाली कार्रवाई में जुट गए। इस बीच पुलिस ने किरण की लाश सील मोहर करके पोस्टमार्टम हेतु भेज दी। इसके बाद की गई तहकीकात में वर्मा परिवार की बहुत सारी जानकारी पुलिस को मिल गई। 50 वर्षीय वीरेंद्र वर्मा बाराबंकी के मूल निवासी थे। औसत पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ठेके पर इलेक्ट्रिक वायरिंग का कार्य शुरू किया। काम चल निकला। वीरेंद्र परिवार के गुजारे लायक पैसा कमाने लगे तो परिजनों ने लगभग 25 वर्ष पूर्व स्थानीय युवती किरण से उनकी शादी करा दी। किरण आयु में वीरेंद्र से 5 वर्ष छोटी थी। वीरेंद्र के मन में बिजली का बड़ा ठेकेदार बनने की अभिलाषा थी। उन्हें प्रतीत होता था कि बाराबंकी जैसे छोटे शहर में वह अपनी साथ पूरी नहीं कर सकते। अतः विवाह के कुछ महीने बाद ही उन्होंने प्रादेशिक राजधानी लखनऊ का रुख किया। लखनऊ में वीरेंद्र का काम खूब अच्छा चल निकला तो उन्होंने किराए का मकान लिया और किरण को भी लखनऊ ले आए। तब तक किरण 2 पुत्रियों की मां बन चुकी थी। शादी के बाद के 2 साल में 2 बेटियां। फिर लखनऊ आते ही किरण पुनः गर्भवती हुई और उसने पुत्र अमित उर्फ आशुतोष को जन्म दिया। तीनों संतानों में 1-1 वर्ष का अंतर था। अमित के जन्म के बाद वर्मा दंपति ने चौथी संतान की कामना नहीं की।
वीरेंद्र ने मेहनत, ईमानदारी व लगन से कार्य किया और अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे। इसका प्रतिफल भी उन्हें मिला। काम निरंतर बढ़ता रहा। वीरेंद्र ने कुछ वर्ष किराए के मकानों में गुजारे, फिर गुडम्बा थाना अंतर्गत सीमांत नगर में अपना मकान बनवा लिया। इसके बाद वर्मा फैमिली निजी मकान में शिफ्ट हो गई। निजी मकान में शिफ्ट होने के बाद अमित की दोस्ती अभय से हुई। अभय कुमार सिंह के पिता दिनेश कुमार सिंह भी जिला बाराबंकी के मूल निवासी थे। बेहतर भविष्य की खातिर वर्षों पूर्व वह सपरिवार लखनऊ आकर बस गए थे। वह गोमती नगर थाना अंतर्गत लक्ष्मी मार्केट के पास स्थित सुलभ आवास के एक क्वार्टर में रहते थे। अमित जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें अभय भी अध्ययनरत था। वह अमित से सीनियर था। इसके बावजूद दोनों की गाढ़ी दोस्ती हो गई थी। अभय व अमित का एक दूसरे के घर भी जाना आना था। समय पंख लगाकर उड़ा। पढ़ाई पूरी करने के बाद अभय ने पिता से पैसे लेकर कार खरीदकर उसे ओला से अटैच कर दिया। अपनी कार अभय स्वयं चलाता था। इससे उसे अच्छी आय हो जाती थी। अभय तो रोजगार से लग गया, पर अमित सरकारी नौकरी करने का इच्छुक था। इसलिए पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने एसएससी की तैयारी शुरू कर दी। अमित व अभय की राहें अलग हो गई थीं। जिंदगी की भाग दौड़ में दोनों व्यस्त थे। इसके बावजूद उनकी दोस्ती सलामत रही। व्यस्तता के बावजूद वे दिन में कम से कम एक बार मिलने का वक्त जरूर निकालते थे। अमित की बड़ी बहन मालती थी। मालती बदला हुआ नाम है। मालती ने ग्रेजुएशन कर लिया तो वर्मा दंपति ने उसका विवाह कर दिया। उससे छोटी ग्रेजुएशन कर रही थी। 8 जून 2019 की बात है। दोपहर को अभय व अमित की फोन पर बात हुई तो अमित ने बताया, पापा अपने बिजनेस के सिलसिले में बाराबंकी गए हैं। छोटी बहन भी मालती दीदी से मिलने उसकी ससुराल चली गई। घर में मम्मी और मैं बचे हैं। बोरियत हो रही है यार। आज सुबह से मुझे भी बुकिंग नहीं मिली, इसलिए मैं भी बोर हो रहा हूँ। अभय हंसकर बोला, एसएसआर मॉल में बढ़िया फिल्म लगी है, चलो सिनेमा देखकर बोरियत दूर की जाए। अमित राजी हो गया। दोपहर बाद दोनों दोस्त एसएसआर मॉल में मिले और मैटिनी शो देखने हॉल में पहुंच गए। फिल्म शुरू होने के 10-12 मिनट बाद ही अभय के मोबाइल पर कार बुकिंग का मैसेज आ गया। लगातार 2 मैसेज आए। मैसेज पढ़ने के बाद अभय बोला, यार अमित, मुझे 2 बुकिंग मिली हैं। रोजगार का सवाल है, इसलिए मुझे जाना होगा। तू फिल्म देख, मैं सवारी लेने जा रहा हूँ। मुद्दा धंधे का था, इसलिए अमित ने अभय को फिल्म छोड़कर जाने से नहीं रोका। अभय चला गया। अमित अकेला ही फिल्म देखता रहा। फिल्म शाम 7 बजे खत्म हुई। लगभग आधा घंटा बाद अमित घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद पाया, पर में अंधेरा भी छाया मिला। दीवार फांदकर अमित घर में दाखिल हुआ तो मां की लाश देखने को मिली। न जाने कौन गला काट कर किरण को मौत के घाट उतार गया था। पुलिस ने तहकीकात करने के बाद अमित से फोन कराकर अभय को बुलवा लिया। लगभग 1 घंटे में अभय अमित के घर पहुंच गया। किरण को वह अपनी मां की तरह मानता था, इसलिए उसकी हत्या से वह भी दुखी था। अभय की आंखों से बहने वाले आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभय का रोदन थमने पर पुलिस अधिकारियों ने उससे तहकीकात की तो उसने भी वही सब बताया जो अमित बता चुका था। लखनऊ से बाराबंकी दूर नहीं है, दोनों पड़ोसी जिला है। सड़क मार्ग से यात्रा करने पर पता ही नहीं चलता कि कब इस जिले से निकलकर उस जिले की सीमा में प्रवेश कर गए। वीरेंद्र को जब सूचना मिली तब वह बाराबंकी में थे। जितनी जल्दी संभव हुआ वह लखनऊ स्थित अपने घर पहुंच गए। वीरेंद्र वर्मा को भी पुलिस ने तफ्तीश में शामिल किया। वह भी किरण की हत्या या उसके कारण पर प्रकाश नहीं डाल सके। किसी से विवाद, नई या पुरानी रंजिश से भी उन्होंने इनकार किया। घर में लूटपाट नहीं हुई थी। मृतका की किसी से रंजिश नहीं थी। कोई संपत्ति विवाद नहीं था। इसलिए पुलिस अफसरों का दिमाग चकरा रहा था। 3 युवा संतानों की मां 45 वर्षीय किरण का किसी से प्रेमिल या अवैध संबंध रहा होगा। पुलिस अधिकारी इस थ्योरी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। घटना का सत्य विवेचना से ही ज्ञात हो सकता था। बहरहाल मौके पर कानूनी खानापूर्ति के बाद पुलिस टीम वीरेंद्र वर्मा को साथ लेकर थाना गुडम्बा लौट गई। वहां वीरेंद्र वर्मा को वादी बनाकर धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत प्रकरण संख्या 371/19 पर पंजीकृत कर लिया। केस की विवेचना थानाध्यक्ष रविंद्रनाथ राय ने अपने हाथ में रखी। दूसरे दिन 9 जून को राय ने किरण के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाकर उसका अध्ययन किया तो एक सेल नंबर संदिग्ध प्रतीत हुआ। पिछले कुछ दिनों से उस नंबर से किरण को बहुत अधिक कॉल की जा रही थी। घटना वाले दिन भी उस नंबर से किरण को 3 बार कॉल की गई थी। राय ने मोबाइल कंपनी से उक्त नंबर धारक का पता किया तो चौंकाने वाली जानकारी यह मिली कि वह नंबर अमित के दोस्त अभय का था। माना कि स्कूली दिनों से अभय की दोस्ती अमित से थी। घर भी जाना आना था। किरण उसके लिए मां समान थी। मगर अभय का बार बार किरण को फोन करना राय के मस्तिष्क में संदेह को जन्म दे गया। वह एक बार फिर घटना के विभिन्न पहलुओं पर गहनता से विचार करने लगे। अभय अमित को सिनेमा दिखाने ले गया।
आधी फिल्म देखने के बाद हॉल में बुकिंग मिलने की बात कही और बाहर आ गया। अमित सिनेमा देखता रहा। इतनी देर में अभय किरण की हत्या कर सकता था। उसने बुकिंग उठाई या नहीं, इसका पता ओला कंपनी के कार्यालय से चल सकता था। रॉय ने ओला कैब के कार्यालय जाकर जानकारी जुटाई तो मालूम हुआ कि कुछ देर के लिए अभय की कार का जीपीएस सिस्टम बंद था। इसकी दो वजह हो सकती थी, या तो जीपीएस बंद किया गया था या इरादतन खराब किया गया था। जीपीएस बंद होने के बाद से चालू होने तक जान पाना कठिन था कि उस अवधि में अभय की कार किस समय किस रास्ते से कहां गई थी। राय के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जीपीएस ऑफ करने के बाद अभय अपनी कार से किरण के घर गया, उसकी हत्या की, फिर सुरक्षित स्थान पर जाकर जीपीएस पुनः चालू कर दिया। प्रमुख संदिग्ध के तौर पर अभय का चेहरा पुलिस के सामने था, अतः 11 जून को राय ने पूछताछ के लिए उसे थाना बुलवा लिया। थाना गुरंबा में अभय को पूछताछ के दरिया से गुजारा गया तो पहले आम मुलजिमों की तरह वह स्वयं को निर्दोष बताता रहा, फिर हथेलियों से मुंह छुपाकर रोने लगा। रोदन पर विराम लगा तो उसने सारा भेद खोल दिया। अमित से दोस्ती होने के बाद से अभय का उसके घर आना जाना था। किरण को वह मां समान मानता था और अमित की बहनों को अपनी बहन, इसके बदले में अभय को भी स्नेह एवं दुलार मिलता था। लड़कपन से किशोर उम्र तक की बात अलग थी, किंतु युवावस्था की पहली पायदान पर कदम रखते ही मालती और अभय के दिलों में चाहत की घंटियां बजने लगीं। मालती व अभय हम उम्र थे। मालती सुंदर थी तो अभय भी हैंडसम था। उम्र के तकाजे ने दोनों की आंखों में सपने भरे हुए थे और मन को लांचे मार रहा था। दोनों ही अपने अपने दिल में प्यार का नाजुक एहसास फलता फूलता महसूस कर रहे थे। एक दूसरे को चुपके चुपके देखकर वे मुस्कुराने भी लगे। अभय मालती से प्रेम निवेदन करना चाहता था, मगर उसे भय था कि यदि मालती ने उसकी शिकायत परिजनों से कर दी तो सिर पर जूते तो पड़ेंगे ही। अमित से दोस्ती टूटना भी पक्का है। मालती की मुस्कुराहटों ने अभय को हौसला दिया। उसे विश्वास हो गया कि मालती का भी दिल मोहब्बत का तराना गुनगुना रहा है, अतः उसने साहस संजोकर दिल की बात जुबान पर लाने का फैसला कर लिया। एक दिन मालती के साथ एकांत मिलते ही अभय ने सीधे तौर पर अपना मन खोल दिया। आई लव यू। मालती के भी दिल में इश्क छलांगे मार रहा था, लिहाजा उसने भी अपना मन जाहिर करने में देर नहीं की। आई लव यू टू। इजहार इकरार होते ही दोनों की आशनाई शुरू हो गई। मालती अभय के साथ घूमने फिरने लगी। किसी पार्क की झाड़ियों की ओट या गोमती नदी के किनारे सुनसान में वे प्रेमालाप करने लगे। अभय कहता था, मैं ठीक तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं तो तुमसे शादी कर लूं। हमारे परिजन रजामंद हुए तो ठीक, वरना कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने घर वाले खफा रहेंगे, उसके बाद हमारा रिश्ता मंजूर कर लेंगे। प्रेम विवाह के अधिकतर मामलों में यही होता है। अभय के इस दूरदर्शी विचार से मालती भी सहमत थी। पहले तो आलिंगन एवं चुंबन तक ही मालती व अमित की हद थी। शादी का फैसला करने के बाद उनकी हदें टूटने लगीं। आपसी रजामंदी से दोनों वे सब करने लगे जो विवाह के बाद किया जाता है। तन्हाई में उनके बीच जो होता था, मालती को उसमें न हर्ज नजर आता था न बुराई। उसका ख्याल था कि दोनों को शादी करना ही है। शादी के बाद के काम शादी से पहले हो गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। और तो और अंतरंग क्षणों की क्रियाओं के फोटो और वीडियो भी वे अपने मोबाइल कैमरे से बना लिया करते थे। रात्रि के नीरव प्रहर में मालती व अभय एक दूसरे के लिए तरसते तो अपने मोबाइल में सेव उन्हीं कामुक तस्वीरों तथा वीडियो को देखकर दिल को तसल्ली दिया करते। अभय से अधिक तो मालती बेचैन रहा करती थी। अभय के बिना रह पाना उसके लिए कठिन हुआ तो वह उस पर दबाव बनाने लगी। अपने घर वालों को विश्वास में लेकर शादी की बात करने मेरे घर भेजो। अभय के भी मन में यही ख्याल पल रहा था। छुपा छुपी का प्यार बहुत हुआ, अब मालती से शादी करके खुल्लम खुल्ला प्यार करना चाहिए। इसके बाद अभय परिजनों से शादी की बात करने के लिए सही मौके की ताक में रहने लगा। अभय को बात करने का मौका मिलता, उससे पहले ही सारा गुड़गोबर हो गया। हुआ यह कि एक दिन अभय अमित के घर गया। अमित घर में नहीं था और किरण सब्जी खरीदने बाजार गई हुई थी, जबकि अमित की छोटी बहन कोचिंग गई थी। वीरेंद्र वर्मा तो दिन के समय घर में रहते ही नहीं थे। घर में मालती को अकेली पाकर अभय बेकाबू हो गया। सूने घर में आशिक को पाकर मालती भी सुध-बुध खो बैठी। अभय ने बाहें फैलाईं तो उनमें समाने में मालती ने देर नहीं की। कुछ देर वे आपस में लिपटे हुए एक दूजे की धड़कनों को आत्मसात करते रहे, फिर होठों से होठों का मिलाप करा दिया। दुर्योग से तभी किरण घर लौट आई। खुले दरवाजे से भीतर आई। किरण ने मालती व अभय को चोंच लड़ाते देखा तो सन्न रह गई। आनंद के अतिरेक में प्रेमी युगल की आंखें बंद थीं और वे अधर रस का पान करने में मस्त थे। कोई दरवाजे के बाहर खड़ा होकर देख रहा है, इसकी उनको सुध नहीं थी। मालती व अभय के प्रेमी संबंध कितने गहरे हैं और कितनी दूर तक जा चुके हैं, किरण को समझते देर नहीं लगी। पल भर में ही उसके मस्तिष्क ने बहुत कुछ सोच लिया।
सब्जी का थैला आंगन में रखकर किरण सीधे मालती के कमरे में गई। वहां उसका मोबाइल चार्ज पर लगा देखा तो मन में ख्याल आया, इसमें भी दोनों की आशिकी का सबूत होना चाहिए। जरा देखूं तो इसमें क्या है। 2 दिन पहले किरण के मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा था। तब कहीं जरूरी कॉल करने के लिए उसने मालती से उसका फोन लिया था और फोन खोलने के लिए पासवर्ड भी पूछ लिया था। किरण ने फोन चार्जिंग से निकालकर पासवर्ड डाला तो फोन खुल गया। किरण ने पहले व्हाट्सएप चैट चेक की तो आश्चर्य से आंखें फैल गईं। उफ, सीधी सादी दिखने वाली मालती ऐसी गंदी चैट कर सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। किरण ने उन चैट्स के स्क्रीनशॉट लिए और अपने फोन पर सेंड कर दिए। इतना करके मालती के मोबाइल से स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिए। इसके बाद किरण ने गैलरी खोली तो उसमें मालती व अभय के अश्लील से अश्लीलतम फोटो देखकर आंखें मानो फट गईं। किरण ने वे सारे फोटो भी अपने मोबाइल में सेंड कर दिए। अब बारी आई वीडियो की। किरण ने उन दोनों के अश्लील वीडियो भी अपने मोबाइल में सेंड कर दिए। इसके बाद मालती का फोन पुनः चार्जिंग में लगाकर आंगन में आ गई। गुस्सा बर्दाश्त कर पाना किरण के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर भी वह क्रोध पिए हुई थी। मालती से ज्यादा गुस्सा उसे अभय पर था। वह उसे आस्तीन का सांप नजर आ रहा था। जहां रहकर पला उन्हीं को डसा। आंगन में कुछ देर खड़े रहकर किरण ने अपने मनोभावों को दुरुस्त किया। फिर मालती को पुकारा, मालती कहाँ हो तुम? आगे आगे मालती दौड़ी आई, उसके पीछे अभय। मालती बोली, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले अभय आ गए तो हम बाहर वाले कमरे में बात करने लगे। मम्मी, आप कितने चुपके से अंदर आ गईं, हमें पता तक नहीं चला। किरण अपनी सफाई देने के लिए थोड़े बैठी थी। बातचीत का विषय उसने दूसरी ओर मोड़ दिया। कुछ मिनट रुककर अभय चला गया। घर से बाहर आकर अभय ने चैन की सांस ली। आज तो बाल बाल बच गए। इस वाकये के दूसरे या तीसरे दिन की बात है। उस दिन किरण घर में अकेली थी। उसने फोन करके अभय को बुलाया। इत्तेफाक से उस समय अभय भी फ्री था, इसलिए वह चला आया। उस दिन किरण के तेवर बदले हुए थे। अभय के आते ही किरण ने अपने मोबाइल में सेव उसकी व मालती की चैट, फोटो व वीडियो की एक झलक दिखाई। फिर गुर्राते हुए बोली, ये सब क्या है? अभय का थूक सूख गया। चुप रहने या उठकर चले जाने से बात बिगड़ जाती। अतः अभय हिम्मत जुटाकर बोला, आंटी, मैं व मालती आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शादी और तुम जैसे मामूली कैब ड्राइवर से हरगिज नहीं। किरण गुर्राई, मैं अपनी बेटी की शादी किसी दूसरी जगह करूंगी। तुम उसे भूल जाओ, वरना मालती को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के आरोप में तुमको जेल भेजवा दूंगी। अभय बुरी तरह घबरा गया। किरण ने उसे निर्देश दिया, हमारी जो बातचीत हुई है उसके बारे में मालती को बताया तो तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। किरण ने अभय को इस कदर अरदब में लिया, ऐसा धमकाया कि वह मालती से दूर होने को राजी हो गया। इसके बाद किरण ने पति को विश्वास में लिया और मालती के लिए रिश्ता तलाश करने लगी। रिश्ता मिला तो आनन फनन में सगाई करके शादी की तारीख भी तय कर दी। इस बीच अभय ने मालती से मिलना भी छोड़ दिया, उसका फोन रिसीव करना भी। मालती समझ नहीं पा रही थी कि अभय क्यों बेवफा हो गया और मां को उसकी शादी की अचानक इतनी जल्दी कैसे हो गई। मालती के विवाह को 15 दिन रह गए तो किरण ने अभय को बुलाकर 50,000 रुपए की मांग रख दी। जेल जाने से बचना हो तो 1 हफ्ते में मेरी मांग पूरी करो। आंटी, अभय में आया, मैं इतनी बड़ी रकम कहां से दूंगा? चोरी करो, लूटमारी करो या डाका डालो, पर मुझे 50,000 रुपए दो, वरना बलात्कार के आरोप में जेल जाने को तैयार रहो। अभय समझ गया कि किरण की मांग पूरी किए बिना उसकी गर्दन नहीं बचने वाली है। अतः उसने शर्त रखी, मैं पैसा दे दूंगा पर मेरे सामने ही तुमको सब कुछ डिलीट करना होगा ताकि आइंदा ब्लैकमेल न कर सको। किरण राजी हो गई। जैसे तैसे करके अभय ने 50,000 रुपए का इंतजाम किया और पूरी रकम किरण को दे दी। किरण ने पैसा भी ले लिया और आपत्तिजनक प्रमाण भी डिलीट नहीं किए। दिन बीतते रहे। विवाह के 4 दिन पहले से ही किरण ने अभय की कार अपने दरवाजे पर खड़ी करा ली। मालती की शादी में उसका जमकर उपयोग किया, न किराया दिया न तेल भरवाया। मालती विदा होकर ससुराल चली गई, तब भी अभय तथा मालती की फोटो, चैट व वीडियो किरण ने डिलीट नहीं की। और तो और समय समय पर उन्हीं की बदौलत वह अभय को ब्लैकमेल करके पैसा लेती रही। अभय ने कई बार किरण से रिक्वेस्ट की पर वह नहीं पसीजी। अभय समझ गया कि किरण उसे हमेशा ब्लैकमेल करती रहेगी। 1 वर्ष तक ब्लैकमेल होते रहने से अभय उकता गया तो उसने किरण की हत्या करने का निर्णय कर लिया। हत्या की योजना भी उसने बना ली। 8 जून 2019 को अभय को पता चला कि घर में केवल किरण व अमित हैं। अतः इस मौके का लाभ उठाकर उसी दिन उसने किरण की हत्या करने का निश्चय कर लिया। किरण की हत्या के लिए अमित को घर से हटाना जरूरी था, अतः उसने फिल्म देखने के बहाने उसे SSR मॉल बुला लिया। कुछ देर हॉल में अमित के साथ बैठा रहा, फिर बुकिंग मिलने की बात कहकर हॉल से निकल गया। हॉल के बाहर अभय की कार खड़ी थी। कार से उसने बुकिंग पूरी की, सवारियों को उनके गंतव्य पर छोड़ा।
फिर कार में लगा, जीपीएस बंद करके कार अपने दोस्त के घर पर खड़ी कर दी। दोस्त से उसकी बाइक और हेलमेट लिया, हेलमेट सिर पर लगाया ताकि पहचान छुपी रहे। फिर बाइक पर सवार होकर किरण के घर जा पहुंचा। किरण के घर पहुंचकर अभय ने एक बार फिर उससे विनती की कि अब वह उसे बख्श दे, मगर किरण फोटो आदि डिलीट करने के बजाय अभय को आंखें दिखाने लगी। जो मौज ली है तूने, उसकी कीमत तो चुकाना ही पड़ेगी। अभय के क्रोध का पारा हाई हो गया। कमरे में पड़े केबल वायर से उसने किरण का गला घोंटने का प्रयास किया। इस कोशिश में नाकामी मिली तो साथ ले गए चाकू से उसका गला काट दिया। किरण की श्वास नली कटते ही उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अभय पुलिस को चकमा देना चाहता था, अतः उसने मकान का दरवाजा अंदर से बंद किया और दीवार फांदकर बाहर आ गया। इसके बाद वह बाइक पर सवार होकर वहां से चला आया। अभय की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, बाइक, रक्तरंजित वस्त्र आदि बरामद कर लिए। किरण के फोन की जांच की गई तो उसमें वे सबूत मिल गए जिनकी आड़ में वह अभय को ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस ने अभय को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।